हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का 2022 और 2023 का मैथ्स का बेसिक सैम्पल पेपर। उसमें से भी आज हम सेक्शन ए के पहले के 10 क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइस, देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to aqb, a and b being prime numbers, then LCM of p and q is। सो यहां पर a और b क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। p को इन्होंने लिख रखा है ए बी स्क्वायर के इक्वल, और जो हमारा q है वो क्या है? ए क्यू बी। ए और बी प्राइम नंबर्स हैं यहां पर। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, पी और क्यू का। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम में जितने फैक्टर्स होते हैं उनको लिया जाता है, और फैक्टर्स के जो क्वांटिटी है वो ली जाएगी सबसे ज़्यादा वाली। तो हमें इसमें देखना है कि जो पी है, पी में ए और बी दोनों आया है और क्यू में भी ए और बी दोनों आया है। इसका मतलब हम एलसीएम निकालेंगे पी और क्यू का तो उसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा। अब ए हम कितने बार लेंगे? हम ए लेंगे मैक्सिमम बार। तो यहां पर एक बार ए आया है और यहां पर ए कितने बार आया है? 3 बार आया है। तो हमें ए को 3 बार लेना पड़ेगा। अब हम लेंगे बी को। यहां पे बी 2 टाइम्स आया है और यहां पे बी 1 टाइम आया है। इसका मतलब हमें बी को लेना पड़ेगा मैक्सिमम बार। तो मैक्सिमम बार कितने बार आया है? 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2। सो हमारा एलसीएम पी और क्यू का क्या आ जाएगा? ए क्यू बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ए क्यू बी स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एलसीएम निकालेंगे आप, तो एलसीएम में जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। तो पी में ए कितने बार आया है? 1 बार आया है। और क्यू में ए कितने बार आया है? 3 बार आया है। इसीलिए हमने ए की मैक्सिमम पावर 3 ली। अब बी पी में भी आया है और क्यू में भी आया है, लेकिन पी में 2 बार आया है और बी में 1 बार आया है। इसीलिए जो बी की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमने 2 ले लिया। तो हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा पी और क्यू का? ए क्यू बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से जो हमारा सी ऑप्शन है ए क्यू बी स्क्वायर, वो आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ए क्यू बी स्क्वायर वाला, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 किलोमीटर and 91 किलोमीटर in an exact number of hours? इसका मतलब एक आदमी को जाना है 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्ट आवर्स में कंप्लीट करना है ये डिस्टेंस को। तो कितने स्पीड से जाएगा जिससे कि ये दोनों डिस्टेंस एग्जैक्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए? मतलब वो जो टाइम होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो कंप्लीटली उस स्पीड के टेबल में आ जानी चाहिए। मतलब एक तरह से वो क्या पूछ रहा है? हमें एसएफ पूछ रहा है इन दोनों का। तो अगर हम इनका एसएफ निकाल लेंगे तो वही स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, जिससे अगर वो चले तो ये दोनों डिस्टेंस पूरा एग्जैक्ट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो 52 और 91 का हम क्या निकालेंगे? एसएफ निकालेंगे। सो 52 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? ये 26। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13। फिर 13 1 जा 13। अब 91 को भी डिवाइड करेंगे। सो ये 91 किस टेबल में आता है? 13 के। सो 13 हमारा जाएगा 7 जा 91 और 7 1 जा 7। सो 52 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 7। अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ में हम वो नंबर लेते हैं जो दोनों में आ रहे हैं, मतलब कॉमन नंबर लेते हैं। तो 2 इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो 2 नहीं लेंगे। 13 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 13 लेंगे। 7 इसमें आ रहा है लेकिन 7 इसमें नहीं आ रहा, तो 7 नहीं लेंगे। इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसका मतलब वो स्पीड क्या होनी चाहिए? 13 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जिससे अगर वो चलेगा तो ये दोनों डिस्टेंस 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर एग्जैक्ट डिस्टेंस में
ये एग्जैक्ट टाइम में कवर कर जाएगा। तो स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, 13 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होनी चाहिए उसकी। अब ऑप्शन के हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दे रखा है और वो क्या है, 2 है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसका जो जीरो है वो क्या दे रखा है, 2, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब जो 2 दे रखा है, जो कि एक जीरो है, इसका हम x की जगह पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम यहां पर x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं और इसे डाल देंगे 0 के इक्वल। सो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इसलिए हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0। सो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10। सो 10 प्लस के इक्वल टू 0। सो 10 को उधर भेज देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 10 उधर क्या बन जाएगा, -10। सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। सो यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो जीरो था वो 2 दे रखा था, हमने x का 2 पुट कर दिया और के की वैल्यू कितना आ गई, -10। अब ऑप्शन के हिसाब से हमारे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय 6x minus 3y plus 10 इक्वल टू 0। सो 6x minus 3y plus 10 इक्वल टू 0। और दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है, 2x minus y plus 9 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे रखी है, अब बतानी है कि कौन सी इक्वेशन है ये, या कॉन्सिडेंट है, पैरेलल है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग आ रहा है। सो अब यहाँ पे की वैल्यू निकालेंगे। सो हमारे क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनकी वैल्यूज निकालेंगे, चेक करेंगे क्या आ रहा है इनका। सो a1 और a2 वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, इक्वेशन थी 6x minus 3y plus 10 इक्वल टू 0, 2x minus y plus 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, 6, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू कितनी है, -1, c1 की वैल्यू 10 है, c2 की वैल्यू 9 है। तो वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है। सो ये हो जाएगा 6/2 और इधर कितना हो जाएगा, -3/-1 और ये हो जाएगा 10/9। इसे सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 और यहाँ पर क्या था, -1 था, तो माइनस माइनस कट जाएगा, c आ जाएगा 3 आ जाएगा और इधर आ रहा है 10/9। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा। सो क्या आ गया, 3 इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये कौन सी कंडीशन हो रही है, मतलब हमारा क्या आ चुका है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल कंडीशन होती है। सो जो ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या आ रही है, आपस में पैरेलल आ रही हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन चेक करने पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, बट c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन k की वैल्यू हमें चेक करनी है। तो यहां पर क्या रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल और इक्वल आ रहे हैं। सो रियल और इक्वल कंडीशन में जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट का क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये किस कंडीशन में होता है, रियल एंड इक्वल में। तो अगर रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं
तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0। इसमें हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर, और बी की वैल्यू कितनी है, ये 4 दे रखी है, और सी की वैल्यू कितनी है, k है। तो जहां पर भी b आ रहा है वहां पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, a और c की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। सो b की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, k है, इक्वल टू 0। सो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, और माइनस 4 इंटू के माइनस 4k हो जाएगा। सो माइनस 4k इक्वल टू 0। 4k को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा इधर आकर, प्लस 4k। अब k की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 4 से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। इसका मतलब यहां पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। सो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, k इक्वल टू 4। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3,0। सो हमें यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, उसमें से हम चेक कर सकते हैं इसे। ये हो जाएगा 0,0, इससे 1 मान लिया मैंने, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये वाली हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पुट कर देते हैं, 1 हो गया, ये 2, 3 एंड 4। पहला वर्टिसेस का दे रखा है 0,4, तो 0,4 कहां पर आएगा, एक्स की वैल्यू 0 हो गई और वाई की वैल्यू 4 हो गई। सो 0,4 ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, 0,0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। फिर है 3,0, तो 3,0 यहां पर आएगा। अब इन्हें ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। सो ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है। ये पॉइंट हो गया 0,4, ये वाला पॉइंट हो गया 0,0 और ये पॉइंट हो गया 3,0। इसे मान लेते हैं A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर निकालना है हमें ट्रायंगल ABC का। सो क्या हो जाएगा, तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा, AB प्लस BC प्लस AC। सो यहां पर AB की वैल्यू कितनी है, कितना डिस्टेंस है यहां से लेके 4 तक, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 4 है। BC कितना है, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस पर, 3 है। AC, ये AC हो जाएगा। सो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो क्या है, ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पर एंगल 90 बन रहा है। AB डिस्टेंस कितनी थी, 4 है, BC डिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो AC कितनी हो जाएगी, राइट एंड ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, √25 आ जाएगा। √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। इसका AC की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5 आएगी। सो AC की वैल्यू 5 आ जाएगी। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12। सो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। सो हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल हमारे पास दे रखा है DEF। अब क्या रखा है इस ट्रायंगल में, AB अपॉन DE, मतलब AB अपॉन DE ये वाली साइड वो बराबर है BC अपॉन FD, BC अपॉन FD। ठीक है, सो AB अपॉन DE वो बराबर है BC अपॉन DF के। अब इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे
ये दोनों ट्राइंगल्स ABC और DEF तभी सिमिलर होंगे जब इन दोनों साइड्स का AB और BC के बीच का एंगल बराबर हो जाएगा DE और DF के बीच के एंगल के बराबर, और ये सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल B और एंगल D भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। और कौन से रूल से होगा ये, साइड एंगल साइड रूल से, क्योंकि यहाँ पे दो साइड का रेशियो तो सेम दे रखा है। अगर उनके बीच का एंगल भी बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स ABC और DEF क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। सो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएंगे, इसका मतलब एंगल B और D को भी बराबर होना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा C। सो C ऑप्शन हो जाएगा जिसमें दे रखा है एंगल B इक्वल टू एंगल D। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। सो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दे रखी है। लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स को बना लेते हैं। पहला पॉइंट मान लेते हैं A और दूसरा पॉइंट B मान लेते हैं। सो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है हमारा 5, -6, और B वाला पॉइंट क्या दे रखा है -1, -4। अब क्या है, एक y एक्सिस लाइन आ रही है, ये y एक्सिस वाली लाइन मान लेते हैं हम। ये जो y एक्सिस वाली लाइन है ये AB को डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। मान लेते हैं डिवाइड कर रही है m/n में। अब जब यहां पर कट कर रही है, इस पॉइंट को हमने मान लिया x, y। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है y एक्सिस वाली लाइन। तो अगर ये y एक्सिस वाली लाइन है तो y एक्सिस पर हर एक पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है। सो ये y एक्सिस वाली लाइन ने AB लाइन सेगमेंट को कट करा, इसलिए y एक्सिस सेगमेंट पर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। सो हम x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या होगी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होती है। तो यही हमारा क्या है, x2 और y2, और ये हमारा क्या है, x1 और y1। अब वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। m की वैल्यू m ही रहने देते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, -1, n की वैल्यू n रहेगी, x1 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन m प्लस n। सो इसको इधर भेज देते हैं। सो 0 इंटू m प्लस n हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, m इंटू -1 माइनस m, n इंटू 5 प्लस 5n। अब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर बचेगा -m प्लस 5n। तो -m को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, m, और इधर क्या हो जाएगा, 5n। सो m, n को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, m अपॉन n, इधर क्या बचेगा, 5। ठीक है, तो 5 का ले सकते हैं, 5 डिवाइड 1 भी ले सकते हैं। इसीलिए m अपॉन n क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब m रेशियो n क्या आ चुका है, 5:1 आ चुका है। सो ये y एक्सिस ने AB लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया और वो दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, 5:1 आएगा। इसीलिए हमारा जो रेशियो आ चुका है वो क्या आ चुका है, 5:1। सो ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी यहां पर क्या आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी ध्यान रखना है आपको, 5:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर इफ P and PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O such that angle APB is equal to 50 डिग्री, देन एंगल OAB is equal to। सो हमारे पास एक फिगर दे रखा है, फिगर में एक सर्कल है, सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं P पॉइंट से। एक हो जाएगा ये PA, दूसरा जो टेंजेंट है वो क्या है, PB। सो ये हो जाएगा हमारा PB। ठीक है, उसके बाद इसका सेंटर क्या हो जाएगा, O। सो एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई।
अब हमें पता है जो रेडियस होता है वो टेंजेंट का क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट आ रहा है, तो ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे आपस में। ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये एंगल हमें दे रखा है कितना, 50 डिग्री। सो अब ये हो गया O। सो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, OAPB। सो OAPB क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का फिगर है, ठीक है। सो इसका सम कितना होना चाहिए सारे एंगल्स का, 360 होना चाहिए। सो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90, एंगल P की वैल्यू 50, एंगल B की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 360। 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 140, 140 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 230। सो 230 प्लस एंगल O इक्वल टू 360। सो एंगल O कितना आ जाएगा, 360। इसको इधर भेज देंगे, माइनस 230 हो जाएगा। सो 360 माइनस 230 कितना हो जाएगा, 130। सो एंगल O की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130। मतलब जो हमारा एंगल O है वो क्या है, 130 है। अब यहां से इनको ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, यहां पे ज्वाइन कर दिया गया और ये एंगल पूछा हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इसको सही से एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार दोबारा नीचे। सो ये क्या हो रहा है क्वेश्चन में ये हो रहा है, ये हो गया इस टाइप से, ये हमारी ए लाइन हो गई, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा B, ठीक है। इसको ज्वाइन कर रखा है यहाँ से। ये एंगल हमने अभी निकाला, एंगल O कितना आया, 130 आया। अब ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि OA भी क्या है, रेडियस है, OB भी क्या है, रेडियस है। मतलब दोनों OA और OB आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके आमने सामने एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल A और एंगल B क्या होगा, दोनों ही बराबर होगा। तो अगर इसको मैंने x मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, x। दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो A और B भी क्या हो जाएंगे, दोनों ही x हो जाएंगे। अब ये ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल OAB में एंगल x प्लस एंगल x प्लस 130 क्या हो जाएगा, 180 की इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 130 इक्वल टू 180। अब इसे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं x की वैल्यू। हमारा कितना आ चुका है, 2x प्लस 130 इक्वल टू 180। सो यहाँ से 2x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 कितना होता है, 50। सो 2x इक्वल टू 150, x कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री। सो x की वैल्यू 25 आ चुकी है। हमारा फिगर कुछ इस टाइप से था, ये हो जाएगा O, ये था A और ये था B। ये एंगल कितना आया था, 130। ये x था, ये भी x था और इसी x की वैल्यू कितना आ चुकी है, 25। ये भी कितना आ चुका है, 25। सो हमें क्वेश्चन निकालना था, एंगल OAB निकालना था। OAB कितना आ चुका है, 25। सो एंगल OAB कितना आ चुका है, 25 डिग्री। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। ऑप्शन A में दे रखा है 25 डिग्री। सो ऑप्शन A विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दे रखा है साइन A की वैल्यू 1/2 और हमें क्या निकालना है, सेक A की वैल्यू क्या होगी। तो साइन A की वैल्यू 1/2 दे रखी है, इसका मतलब एंगल A क्या होना चाहिए, एंगल A होगा 30 डिग्री। एंगल A 30 होगा तभी क्या आएगी, 1/2 आएगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब एंगल A कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, A की जगह पर क्या डाल लेना है, 30 डिग्री। सो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। अगर आपको टेबल याद होगी तो आप तुरंत ही बता सकते हैं सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दे रखा है 2/√3। सो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आई होंगी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।